हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है ऑल इंडिया के लिए। कोड नंबर इसका है 55/1/C। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। और इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आपको उनको समझ सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ए चार्ज क्यू मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए अब ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक डाइपोल है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, P। टू ए point B below the dipole in equatorial plane without acceleration। और ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये एक ए बी लाइन ड्रॉ कर रखी है, जैसे ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है और यहाँ पे एक चार्ज को इस प्रकार से एक चार्ज को मूव करवा जा रहा है। चार्ज को आप ऐसे मूव करवाओ या ऐसे मूव करवाओ, कोई इधर भी इसको मूव, लेकिन ये बिलो बोलता है, यानी बी की तरफ मूव करवा रहा है, यानी यहाँ से इस चार्ज को वो इधर नीचे की तरफ लेके आया है। फाइंड दी वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इसका वर्क डन बताइए आप कितना होगा। तो सिंपली इसका जो वर्क डन होगा W, वो क्या होगा, 0 होगा। अब 0 क्यों होगा वो आपको समझ लेना है। जो वर्क होता है उसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1 और इनटू चार्ज Q। अब क्योंकि ये डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन पे जैसे आप यहाँ पोटेंशियल देखोगे इसका और इसके कारण, तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0 आने वाला है। यहाँ पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ भी 0। इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 0। इसका मतलब V2 माइनस V1 ऑलवेज कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो W बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन व्हाट वे द बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पैरामैग्नेटिक व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपने अच्छे से समझ रखा होगा इसका कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल करते हैं, और जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से पास होना प्रीफर नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे इस प्रकार से मैं ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऐसे रखता हूँ और इसके बीच में इस प्रकार से मैंने एक ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो इस प्रकार से पास होती हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में से। ओके, इस प्रकार से डायमैग्नेटिक मटेरियल में से पास होंगी। और दूसरा क्या दे रखा है, पैरामैग्नेटिक। अगर इस डायमैग्नेटिक मटेरियल की जगह मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, यहाँ पे हमने कौन सा मटेरियल लिख दिया, यहाँ पे एक मटेरियल लिख दिया जो पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो इस प्रकार से उसके अंदर से पास होना प्रीफर करते हैं। ओके, इस प्रकार से। तो ये डिफरेंस है डायमैग्नेटिक में और पैरामैग्नेटिक में। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे सीबीएसई में से इसको हटा दिया है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द सन अपीयर रेड एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट में रेड क्यों होता है, तो उसका पता है आपको, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसमें रेलिंग स्कैटरिंग का एक रूल होता है, उसको याद कर लें कि जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब जिस भी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी क्या रहेगी, कम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है VIBGYOR, जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, उसमें जो रेड कलर होता है उसकी जो लैम्डा होती है वो मैक्सिमम होती है और वायलेट कलर की जो लैम्डा होती है वो मिनिमम होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होने के कारण स्कैटरिंग क्या है, मिनिमम है, और स्कैटरिंग मिनिमम होने के कारण ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसलिए सनराइज जो है और सनसेट जो है वो हमें कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, The plot of variation of potential difference across the combination of 3 identical cells in series versus the current is shown below। ये इस प्रकार से दिखा रखा है। What is the EMF and the internal resistance of each cell। EMF निकालना है, internal resistance निकालना है। देखिए इसको सोल्व करने का एक इजी सा वे क्या है, पहले आप EMF का और इंटरनल रेजिस्टेंस का और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कोरिलेट करने वाली इक्वेशन लिखते हैं, और वो इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब ये जो ग्राफ हमें गिवन है, जैसे ये ग्राफ हमें दे रखा है, इस ग्राफ में हम वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे करंट 0 है। तो इस ग्राफ के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे O वाला पॉइंट, यहाँ पे करंट 0 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन I इज इक्वल टू 0
जब I 0 होता है तो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, तो V कितना हो जाता है, 6 वोल्ट। ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा 6 वोल्ट इज इक्वल टू ई EMF। तो EMF कितना आया, 6 वोल्ट आया। बट ध्यान देना ये जो EMF है ये कितने सेल का है, 3 सेल का है। कितने सेल का है, 3 सेल का है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 3 E डैश इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड E डैश इज इक्वल टू 2 वोल्ट। E डैश रिप्रेजेंट EMF ऑफ वन सेल। एक सेल का EMF कौन रिप्रेजेंट करता है, E डैश। E किसके को रिप्रेजेंट करता है, सभी सेल के EMF को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रखा है हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताना है। तो फिर से हम वही इक्वेशन तो हम यही यूज़ करेंगे मेनली। इसमें कंडीशन है, इस बार हम ये लगाएंगे कि हमें ये पॉइंट देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे करंट 1 एम्पियर है। करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो उस दौरान वोल्टेज कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे इस बार कंडीशन डालते हैं, व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो आपके पास V की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू E माइनस I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर और इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R। और यहाँ से इसको रीअरेंज करने के बाद हमें मिलता है E इज इक्वल टू R। E कितना है, E आपके पास कितना आया, E आपके पास आया था। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन में था, E डैश है 2 वोल्ट, सिंगल सेल का है। ये जो इक्वेशन आपने ये इक्वेशन यूज़ की है पूरे कॉम्बिनेशन के लिए की है, तो कॉम्बिनेशन का E कितना था, 6 वोल्ट था। कितना था, 6 वोल्ट था। तो हो जाएगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, क्योंकि इसके साथ में 1 एम्पियर भी है ना, इज इक्वल टू R। और यहाँ से R इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 6 ओम। R कितना आया, 6 ओम। लेकिन ये R जो है ये पूरे कॉम्बिनेशन का है। किसका है, पूरे कॉम्बिनेशन का है। और 3 सेल है तो एक सेल का R कितना हो जाएगा, उसके लिए हम करेंगे 3R डैश, क्योंकि सीरीज में है ना, तो सीरीज में ऐड होते हैं। 3R डैश इज इक्वल टू आपके पास कितना होगा, 6 ओम एंड R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो जो ईच सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। और इसका जो EMF है वो भी कितना है, 2 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये हम CBSE के नए सिलेबस से रिमूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ए रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। जैसे ये BA रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके नॉर्मली एक रे है ये PQ, इस प्रकार से इसको स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड इन द प्रिज्म BAC मेड ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। प्रिज्म का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, 1.5 गिवन है। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर से हमें पाथ कंप्लीट करना है। फ्रॉम विच फेस विल दे रे इमर्ज, और रे इमर्ज कहाँ से होगी, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए कैसे करना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो TIR के ऊपर बेस होते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे उसकी कंडीशन भी आप कैसे लगाएंगे, देखें जैसे ये PQ रे यहाँ से इस सरफेस के ऊपर आई और यहाँ से ये नॉर्मली है, तो इसमें किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली ये इस सरफेस के ऊपर यहाँ टकरा जाएगी। अब ये यहाँ टकराएगी तो यहाँ इसके पास अब ऑप्शन है कि किधर जाएगी। इसके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। मैं पहले आपको तीनों ऑप्शन बताता हूँ, फिर इसका हम एग्जैक्ट आंसर देखेंगे। 3 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि इसका TIR हो जाए, ऐसे आ जाए। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि इसका जो है ना क्रिटिकल एंगल के केस आ जाएगा, तो फिर इस प्रकार से ये यहाँ से निकल जाएगी। और इसके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि इस प्रकार से ये, जैसे हम इसका नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल डल जाएगा, इसका ये नॉर्मल डल जाएगा तो ये किधर बाहर निकलने वाली है, तो फिर इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी। ये 3 ऑप्शन इसके पास हैं। अब हमें देखना है कि तीनों में से कौन सा पाथ फॉलो करती है। ये 1 नंबर पाथ फॉलो करती है, 2 नंबर करती है, या 3 नंबर पाथ फॉलो करती है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही PQ यहाँ स्ट्राइक करेगा तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, नॉर्मल। अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल 90 डिग्री आया, ये 30 था, ये एंगल 60 हुआ, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास ये यहाँ पे आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया आपका 30 डिग्री। ओके, अब ये एंगल जो है I अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I ग्रेटर देन इक्वल टू C हो जाएगा, तो इसका या तो ये ऑप्शन रहने वाला था
ये वाला या फिर ये से बाहर निकलने वाला ऑप्शन होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं बाहर निकलने वाला नहीं, या तो इसका TIR हो जाएगा अंदर या फिर इधर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी, वो हमें देखना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे उसको, देखो अब इसके दोनों तरफ साइन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन I ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए साइन C। ठीक है, साइन I कितना है 30 डिग्री है, आपके पास ये हुआ साइन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए साइन C, और साइन C को लिख सकते हैं क्रिटिकल केस में 1/μ, और म्यू यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है 1.5। इसका मतलब ये वैल्यू बाद में रखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1/μ, और म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, इसको रीअरेंज करेंगे तो म्यू इधर जाएगा 2 से। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए 2 से। अगर म्यू इक्वल टू 2 है तो क्रिटिकल का केस है, और अगर म्यू ग्रेटर देन 2 है तो फिर क्या है TIR का केस है। अब आप देख लो आपका म्यू कितना है, आपका म्यू है 1.5, म्यू 1.5 है, इसका मतलब न तो क्रिटिकल का केस और न TIR का केस, क्योंकि म्यू लेस देन है। तो लेस देन है तो ये जो रे है ये इस प्रकार से इस प्रिज्म में से बाहर निकल जाएगी ऐसे, तो इसका पाथ होगा ये। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n = 2 स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकंड स्टेट में निकालना है। तो देखिए de Broglie हाइपोथेसिस क्या था किसी भी परमिसिबल ऑर्बिट के लिए, 2πr n = n लैम्डा होता है। यहाँ पे n = 2 गिवन है आपके पास, n = कितना है 2 गिवन है, तो n = 2 के लिए जो नंबर ऑफ वेव्स हैं यहाँ पे इंटीग्रल में वो 2 ही रह जाएगा। तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो हो जाएगी 2πrn/2, और rn क्या है, rn है रेडियस किसी भी ऑर्बिट की, और यहाँ पे किस ऑर्बिट की चाहिए जिसके लिए n = 2 है। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे रेडियस का जो फॉर्मूला होता है r = वो होता है 53 × n² पिकोमीटर। ये राउंड ऑफ वैल्यू है 53 × n² पिकोमीटर। पिको की वैल्यू आपको पता है कितनी 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो ये हार की जो लगभग वैल्यू हुई वो 53 n² कितना हो जाएगा 4, और इंटू पिको हो गया 10⁻⁻12 मीटर। ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल ऑफ मास 200 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज। यहाँ ध्यान दो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मली आपने हाइड्रोजन एटम में फॉर्मूला देखा होगा कि E = होती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकाला आपको पता है, ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो नेगेटिव होता है तो इसका नेगेटिव लूँगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो ऊपर वाली ये वैल्यू आई वो उसकी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बट आप ये सोचो ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लूँ वैल्यूज रखे बगैर, तो आपके पास जो E का फॉर्मूला होता है वो होता है -mE4 / 8 n² ε0² h²। ठीक, और ये जो वैल्यू हैं, ये वैल्यू एक तो ये वैल्यू और ये, इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ तो फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है E = -13.6 डिवाइडेड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाता है ना। हाइड्रोजन का जब आप केस लेते हो तो n = 1 ले लेते हैं, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब बात तो इसने हाइड्रोजन के लिए ही बोली, बट क्या बोला है कि मास को 200 टाइम कर दिया। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। यहाँ पे देखो ये मास है ना, और यहाँ पे मास को हमने 200 टाइम किया, तो इसका मतलब उसकी जो चार्ज को सेम रखा है, चार्ज में कोई चेंज किया नहीं, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी कितनी हो जाती है 200 टाइम्स हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, या फिर इसका ऑप्शन दे रखा है आपके पास, अगर ये नहीं करना है तो दूसरा क्या है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन बाल्मर सीरीज, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ता हूँ। फॉर्मूला आपके पास होता है 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन स्क्वायर फाइनल माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इनिशियल। ये फॉर्मूला होता है। फाइनल मतलब जिस स्टेट में आके रुकता है, इनिशियल जिस स्टेट से स्टार्ट होता है। जब बाल्मर सीरीज बोलता है तो फिक्स होता है कि जो फाइनल होता है वो 2 होता है, सेकंड के लिए बाल्मर सीरीज होता है। हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होने का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, मैक्सिमम एनर्जी वो होती है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए। इसका मतलब जो इनिशियल आने वाला है वो कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से। ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, और ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ से आप देखेंगे कि जो लेमडा की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 4 डिवाइडेड बाई आर मीटर। इसको सोल्व कर लेना आर की वैल्यू पुट करके। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 4 डिवाइड बाई आर मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, ए बैटरी of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown in the figure। जैसे आपके फिगर दिखा रखा है, ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसके साथ ये एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ओके, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस दिस सेल, जैसे यहाँ पे सेल के अक्रॉस रखा हुआ है, द रजिस्टर इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग्स। अगर उसके से एक बार बोलता है सेल के साथ रख दूँ और एक बार मैं इस रेजिस्टेंस के साथ रख दूँ तो रीडिंग सेम आएगी, वो हमें दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम दोनों के अलग अलग रीडिंग ही देख लेते हैं। सेम दिखाने का मतलब हम यहाँ पे रीडिंग देख लेंगे कितनी आएगी, यहाँ देख लेंगे सेम आ रही है तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो सेल है ये इस सेल का, और ये जो आपके पास इन्होंने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है या वोल्टमीटर जोड़ रखा है, ये वोल्टमीटर ये इस सेल का क्या कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म गिवन है। E तो आपके पास कितना है, 12 वोल्ट है, R जो है वो कितना है, 2 ओम है, I जो है आपको यहाँ से पता करना है I कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा I फाइंड आउट कर लेना है। तो I जो होता है वो होता है E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम तो ये है और 2 ओम ये है, कितना हो जाएगा R प्लस R, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 6, और यह आपके पास कितना आया 2 ओम। I कितना आया 2 ओम, ठीक है, I 2 ओम आ गया। अब V देख लेते हैं, V इज इक्वल टू E कितना है 12 माइनस I कितना आया 2, और इंटू R कितना है, R हो गया 2। तो V इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे इसके जो ये ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी यहाँ पे ये कितनी आएगी, 8 वोल्ट आएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर से यहाँ जब जोड़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई कितना है, I आपका आया 2, R कितना है, R आया 4 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो दोनों रीडिंग सेम आ रही हैं और यही आपको प्रूव करना था। बी पार्ट देखते हैं। टू रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड द करंट इन सर्किट, वाई द वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन पैरेलल एंड एमीटर इन सीरीज टू द सर्किट। देखो वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस का गैल्वेनोमीटर होता है। इसका जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। और इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो वेरी हाई R होता है और पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर करना होता है, दैट्स वाई इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। और जो एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी वेरी लो होता है। क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट जो होता है वो उसके अंदर से पास होगा तभी मेजर कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एमीटर को तो इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है, और वोल्ट मीटर को इसलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी
हाई होता है, तो इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो करंट पास होगा तो उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पे मेजर हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सी सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ द सिंगल पॉइंट चार्ज और इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट अ सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंस, और कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव रीजंस। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, इन ए कांस्टेंट जेड डायरेक्शन वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए, जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट फील्ड है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। तो आपको इस प्रकार से बना देंगे, ये एक्स, ये वाई, जेड। जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो इक्विडिस्टेंट बनेंगे। पहला सरफेस होगा मेरे पास ये, अच्छा नहीं बना, एक सरफेस मेरे पास होगा इस प्रकार से ये, दूसरा सरफेस होगा इस प्रकार से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं d1 बोल देता हूँ। तीसरा सरफेस होगा मेरे प्रकार से ये, इसकी डिस्टेंस क्या बोल देता हूँ, d2 बोल देता हूँ। और यहाँ से क्या रहेगा, d1 इज इक्वल टू d2 रहेगा। नेक्स्ट में क्या बोलता है, वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस अबाउट ए सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। देखो सिंगल चार्ज का जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हो, मैं नया पेपर ले लेता हूँ। सिंगल चार्ज जैसे ये है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये। आप देखोगे सरफेस टू सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे ये d1 है, ये d2 है, अगला जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d3। आप यहाँ से देखोगे कि जो d3 है वो ग्रेटर देन d2 है, वो ग्रेटर देन किससे है, d1 है। इस प्रकार से चलता है। तो ये पूछता है कि सभी सरफेस के बीच की ये डिस्टेंस बराबर क्यों नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ई हमारा होता है वो होता है -dv डिवाइडेड बाई dr। और आप देखते हो जैसे ये चार्ज है, चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते हो, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे आप, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होने वाली हैं, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जब यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और ज़्यादा दूर होगी। तो लाइन ऑफ फोर्स जितनी ज़्यादा दूर हो रही है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने का मतलब है कि dr की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जो एक सरफेस सिंगल चार्ज के कारण आप देखोगे तो सिंगल चार्ज वाले जो होते हैं वो सभी के सभी इक्विडिस्टेंस नहीं होते। और कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टेंजेंशियली टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, गिव रीजन। नहीं हो सकता, हम बोलेंगे नहीं। और रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि अगर ये टेंजेंशियल होगा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अगर ये टेंजेंशियल टू दी सरफेस होगा देन वी हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग द चार्ज। और हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमें चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। इसलिए कोई भी जो लाइन होती है वो टेंजेंशियल नहीं होती, ऑलवेज नॉर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट लॉ ऑफ मोल्स, स्टेट लॉ ऑफ मेल्स। लॉ ऑफ मेल्स क्या बोलता है कि जो आई होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। आई क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर, वो प्रोपोर्शनल टू होती है कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सेकंड, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड बाय एन एनालाइजर विद एन एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। और इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है, मतलब कोस स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, नॉर्मली पहले आप कोस का ग्राफ बना के देखो। कोस का ग्राफ आपके पास कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो ये जो पोर्शन है नेगेटिव वाला पोर्शन, ये किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो उसके लिए ग्राफ आपके पास बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा और इस प्रकार से पॉजिटिव में ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास ये हुआ
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, sketch the graph showing the variation of stopping potential with the frequencies of the incident radiation for the two photosensitive materials A and B having the threshold frequencies nu A greater than nu B। देखिए दो मटेरियल्स हैं आपके पास और उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा हम वो देखते हैं। देखो इधर ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, इधर ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट। अब आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, तो एक तो ये हो जाएगा वी ए ग्रेटर देन वी बी बोलता है, एक ये हो जाएगा, ये मटेरियल ए हो जाएगा, ये न्यू ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा न्यू बी, वी नहीं न्यू फ्रीक्वेंसी है ना। ये मटेरियल ए हो गया, ये मटेरियल बी हो गया। तो यहाँ से क्लियरली आपको गिवन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रखा है इन विच केस द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, किस में ज़्यादा होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा इस केस का, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो इस किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वी ए का, यानी ए का जो है मटेरियल ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसका रीजन क्या है वो देखिए। देखो जैसे अभी आपने यहाँ पे ये स्लोप बनाया, तो यहाँ पे स्लोप का मतलब है जैसे ये यहाँ पे ये एंगल बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप चेंज होगा। यहाँ पे ये स्लोप, और इसमें अगर आप स्लोप निकालते हो तो इसका स्लोप आता है h डिवाइडेड बाई ई। ए के लिए भी स्लोप है h डिवाइड बाई ई रहेगा, ये जो b है इसके लिए भी स्लोप है h डिवाइड बाई ई रहेगा। किसी भी मटेरियल के लिए स्लोप निकालोगे h डिवाइडेड बाई ई रहने वाला है। और आपको पता है जो h है इसकी वैल्यू भी फिक्स है, e की वैल्यू भी फिक्स है। इसके मतलब जो आपके पास स्लोप आएगा वो हर मटेरियल के लिए क्या रहेगा, सेम। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, राइट द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव इन ए सिंबॉलिक फॉर्म बाई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। देखो जब भी बीटा पॉजिटिव डिके होता है तो क्या होता है, एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है एक न्यूट्रॉन में, प्लस एक बीटा पॉजिटिव में और प्लस एक न्यूट्रिनो में, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटा है, ठीक है। प्रोटॉन किस में डिसोसिएट हो गया, न्यूट्रॉन में, प्लस एक बीटा पार्टिकल निकाला यहाँ से, और यहाँ से इसने क्या निकाला, एक न्यूट्रिनो निकाला। तो ये आपको न्यूक्लियर प्रोसेस इन सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार से एक्सप्लेन करना था। बी पार्ट इसका जो है, बी पार्ट में क्या है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ये एक हमें रिएक्शन गिवन है। इसमें देखो क्या पूछ रखा है कि ये दो रिएक्शन गिवन है, हमें पे एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। इसका बहुत ही सिंपल वे होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो आप कंपेयर कर लो। अब यहाँ से पहले ध्यान देना, आप यहाँ से आपके पास न्यूट्रिनो निकला है, क्या निकला है, न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रिनो निकलता है तो बीटा पॉजिटिव निकलता है, तो मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्या है, ई पॉजिटिव है। ई पॉजिटिव मतलब बीटा पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स की वैल्यू में मिल गई। वाई की वैल्यू बतानी है। अब वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करता है चार्ज नंबर को। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज नंबर को। और ये जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मास नंबर को। जैसे ये 6 चार्ज नंबर था और 11 इसका क्या था, मास नंबर था। तो यहाँ आप देखोगे जब भी एक बीटा पॉजिटिव निकलता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। देखो प्रोटॉन किस में चेंज हुआ, न्यूट्रॉन में बदला, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो मास नंबर में तो प्रोटॉन भी काउंट होता है और न्यूट्रॉन भी काउंट होता है। एक प्रोटॉन कम हुआ उसका मतलब एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो मास नंबर 11 था, तो इसका मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 11 ही आने वाली है। लेकिन चार्ज नंबर एक पॉजिटिव जा रहा है, चार्ज क्या जा रहा है, एक पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो इधर चार्ज, ये जो देखा मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे एक चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका चार्ज और इसका चार्ज सम इस 6 के बराबर आने वाला है। तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कैसे क्या बनने वाला है। सेकंड में आपके पास a, b और c बताना है, तो उसी प्रकार से आप मैच कर लेंगे। देखो हीलियम निकला है, सिंपली आपको हीलियम का पता होता है, He जो होता है वो 2,4 होता है, He 2,4। तो b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू कितनी होगी, 4।
ठीक है, इसको करेंगे अब, इसको और इसका एडिशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। 6 6 कितने हैं 12, 2 ये आ गया तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आया 10 और b इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 2 और c इज इक्वल टू कितना आया 4। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेंगे, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप इसको देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं।